इस महीने यूक्रेनियों के लिए खास तौर पर मुश्किल रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रूस ने एक ही हमले के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया है। मैं 40,000 से 1,00,000 पुरुषों के बीच की संख्या की बात कर रहा हूं जो एक ही हमले में शामिल हैं। लक्ष्य 60,000 आबादी वाला शहर है जिसे आप में से कई ने सुना होगा, पोक्रोव्स्क। यह इस समय एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इसके माध्यम से महत्वपूर्ण सड़कें और रेलवे लाइनें गुजरती हैं जो यूक्रेनियों के लिए बहुत जरूरी हैं और यह पूरी यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति को आपूर्ति करने वाला बिंदु भी है। अगर यह गिर जाता है तो रक्षा ऐसे ढह जाएगी जैसे डोमिनो के टुकड़े गिरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि क्या हुआ। क्या आप देख रहे हैं कि जर्मन टैंक लेपर्ड 2 सड़कों पर अकेले बढ़ रहा है? वह वहां एक मिशन पूरा करने के लिए था, एक रूसी तोड़फोड़ और टोही समूह को निष्क्रिय करना जिसने इस इमारत पर कब्जा कर लिया था। जानकारी है कि वे लोग वहीं अंदर छिपे हुए हैं। तब लेओपार्ड लक्ष्य के करीब जाता है, अपनी 120 मिलीमीटर की बंदूक पहली मंजिल की खिड़कियों पर तानता है और फायर करता है। बूम! मिशन पूरा हुआ। इमारत की पहली मंजिल तबाह हो गई, दुश्मन की सारी सुरक्षा के साथ। लेकिन अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, वापसी। टैंक को जल्दी शहर छोड़ना था। उसे नहीं पता था कि बाहर एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। रूसी मोर्टार से जवाबी फायरिंग करते हैं। ड्रोन टैंक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पहला ड्रोन पीछे से टकराता है। टैंक कुछ समय के लिए रुक जाता है। समस्या सुलझते ही वह फिर चलने लगता है और फिर से ड्रोन सीधे टैंक की चेन पर टकराता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहता था। लेओपार्ड पीछे हटने में सफल हो जाता है। बाद में कमांडर इन हमलों के परिणाम दिखाता है। केवल हल्के नुकसान हुए हैं ढांचे में। यह पश्चिमी टैंकों की श्रेष्ठता को दर्शाता है। यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह डिजाइन की सोच है। ऐसा इसलिए है लेपर्ड 2 में गोला बारूद को टॉवर के पिछले हिस्से में एक अलग डिब्बे में रखा जाता है जो चालक दल से एक बख्तरबंद दीवार द्वारा अलग होता है। गोला बारूद में आग लगने पर ऊपर के पैनल बाहर फटते हैं जिससे दबाव चालक दल से दूर जाता है। दूसरी ओर रूसी टैंक T-72 में गोला बारूद टॉवर के नीचे एक कैरोसेल में रखा जाता है जो सीधे चालक दल के नीचे होता है। जब उनमें छेद हो जाता है तो वे विनाशकारी रूप से फट जाते हैं। मैं आपको कुछ ही पलों में यह अंतर दिखाऊंगा। लीपर्ड युद्ध की सोच में एक महत्वपूर्ण अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। वे मानते हैं कि प्रशिक्षित और अनुभवी दल खुद टैंक से भी ज्यादा कीमती है। यूक्रेनियनों के लिए जहां हर अनुभवी सैनिक अनमोल है, यह बहुत जरूरी है। अब मुझे तुम्हें दिखाने दो कि चासिव यार में क्या हुआ। यह इलाका एक ऊंचे स्थान पर है, 247 मीटर की ऊंचाई पर, जो क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे प्रमुख शहरों पर हावी है। यह एक प्राकृतिक किला है। इस शहर को खोना रूसियों को एक ऐसा निगरानी बिंदु दे देगा जिससे दुश्मन के हाथ में यूक्रेनी लॉजिस्टिक की सारी राहें आ जाएंगी। जो आप देख रहे हैं वह 6 वाहनों की एक बड़ी कतार है जो शहर की ओर बढ़ रही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आप देख सकते हैं सड़क पर कई नष्ट किए गए लक्ष्य हैं। फिर भी रूसी नहीं रुकते। वे बार बार वही रणनीति अपनाते हैं, भारी बख्तरबंद कॉलम अनुमानित रास्तों पर आगे बढ़ते हुए। लेकिन यूक्रेनियन उनका इंतजार कर रहे हैं अपनी शानदार लेयर डिफेंस सिस्टम के साथ। ये वाहन बख्तरबंद परिवहन 6 हैं, बख्तरबंद कर्मी वाहक। इन्हें ऐसे बख्तरबंद ट्रक मानिए जो सैनिकों को युद्ध क्षेत्र तक ले जाते हैं। इनकी सुरक्षा टैंक से कम है, लेकिन ये तेज हैं और पूरी इन्फेंट्री टीम ले जा सकते हैं। AP-6 में से एक बारूदी सुरंग से टकरा जाती है
और फिर नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे फिसल जाती है, जिससे बाकी वाहन आगे निकल जाते हैं। बारूदी सुरंग का मकसद सभी वाहनों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि पहले वाहन को रोकना है और एक चलती फिरती और खतरनाक टुकड़ी को रुके हुए और एक जगह इकट्ठा हुए लक्ष्यों में बदलना है। इसके बाद जैवलिन सटीक हमले के साथ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखें, जैवलिन की कीमत प्रति मिसाइल $1,75,000 है। यह ऊंचा उठता है और लक्ष्य पर झपटता है, ऊपर से हमला करता है जहां कवच सबसे कमजोर होता है। सटीकता दर बहुत प्रभावशाली है। लक्ष्य लगभग 94%। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इसे उच्च मूल्य लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। फिर अगला एपीसी एक बारूदी सुरंग पर विस्फोट करता है और काफिला बंट जाता है। एक समूह शहर के औद्योगिक हिस्से में पैदल सेना को उतारता है, दूसरा और भी करीब आ जाता है। हालात बिगड़ने लगते हैं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन पहले से ही तैयार हैं। एक सटीक हमला पहले लक्ष्य को नष्ट कर देता है। अफरा तफरी मच जाती है। पीछे हटते समय एक टैंक बारूदी सुरंग पर चढ़ जाता है। एक एपीसी ड्रोन का निशाना बन जाती है। सीधा हमला। दूसरी एपीसी अपना काम पूरा करने की कोशिश करती है। एक ड्रोन उसका पीछा करता है और हमला करता है। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्य को खत्म कर दिया जाता है और जलता हुआ छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। कई बिखरे हुए लक्ष्य उतरने की कोशिश करते हैं। पैदल सेना यह दूसरी एपीसी पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ड्रोन वहीं आसपास हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इस लक्ष्य के लिए एक माइन। फिर यूक्रेनियन स्थिति पर करीब से नजर रखते हैं। जैसे ही धुआं छंटता है, ड्रोन विस्फोटक गिराना शुरू कर देते हैं। कई सटीक हमले दुश्मन को कोई मौका नहीं देते। अब इस युद्ध की क्रूर गणित के बारे में सोचिए। एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की कीमत लगभग $500 है। एक रूसी टैंक की कीमत $2 मिलियन है। $500 का एक ड्रोन $2 मिलियन के टैंक को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन एक ही टैंक की कीमत में सैकड़ों ड्रोन बना सकता है। संख्या यूक्रेन के पक्ष में है। दुश्मन की एपीसी को फिर रोक दिया जाता है। एक चौंकाने वाला काम। एक और एपीसी आगे बढ़ती है। लेकिन जब कई यूक्रेनी ड्रोन आपका पीछा करें, तो सफलता की संभावना लगभग नहीं है। तेज धमाकों से टॉवर हवा में कई मीटर ऊंचा उड़ जाता है। अब ध्यान से देखो, क्या फर्क दिख रहा है। जिस लेपर्ड को मैंने पहले दिखाया था, उस पर 2 ड्रोन हमले हुए और उसे मामूली नुकसान हुआ। लेकिन इस रूसी टैंक के बारे में क्या कहें? इसकी टॉवर तो आसमान में उड़ गई। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में से एक भागने में सफल रही और उसने इन्फेंट्री को इमारत में उतार दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक जाल था। पहले एक यूक्रेनी सैनिक पोर्टेबल एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर आरपीजी से उस लक्ष्य पर हमला करता है जो भागने की कोशिश करता है। यूक्रेन की सेना का सैनिक अगली गोली चलाने को तैयार है। ड्रोन सबसे पहले इमारत पर फायरिंग शुरू करते हैं। फिर रॉकेट लॉन्चर वाला सैनिक कार्रवाई में उतरता है। यह बहुत दूर है। वह सटीक निशाना लगाता है। इमारत चारों ओर से गिरती है। दुश्मन को मौका नहीं मिला। रूसी एपीसी को साफ समझ में आ जाता है, उन्हें वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। पहली गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराती है। बाकी गाड़ियां सड़क तक पहुंच जाती हैं। तोपखाना उन्हें बाहर निकलने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। एक यूक्रेनी सैनिक हालात को संभाल लेता है। जेवलिन से सटीक वार हुआ और एक और बार हमला पूरी तरह नाकाम रहा। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? रूसी लोग वही रणनीतियां क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो काम नहीं करती? और देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला, वे अभी भी सोवियत युग की
वही पुरानी रणनीतियां वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साथ बहुत सारे टैंकों और वाहनों से हमला करना। दूसरा, यह मात्रा पर आधारित रणनीति है। रूसी मानते हैं कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा उपकरण और ज्यादा सैनिक हैं जितना यूक्रेन के पास प्रतिरोध करने की ताकत है। दूसरे शब्दों में, उनके वाहन और चालक दल एक स्याहाओ जान में डिस्पोजेबल हिस्सों की तरह माने जाते हैं और यहाँ शहर पर हमला करने की अगली कोशिश है। एक टोही ड्रोन ने 2 एपीसी और 17 पैदल सैनिकों का पता लगाया। वे हमले की तैयारी कर रहे हैं। सैनिक 3 समूहों में बंट जाते हैं। वे अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। यूक्रेनी तोपखाना गोलाबारी शुरू करता है। अफरा तफरी मच जाती है। पैदल सेना अलग अलग आश्रयों में बिखर जाती है। यूक्रेन एक एपीसी इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तोपखाना लगातार गिरता रहता है, इस बार सीधे दुश्मन की पोजीशन पर। साधारण ग्रेनेड के साथ साथ क्लस्टर गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया जाता है। समूहों में से एक को एक एपीसी पकड़ लेती है। निर्देशांक तोपखाने को भेज दिए जाते हैं। बूम! छर्रे हर दिशा में फैल जाते हैं। कई और हमले हुए। ऑपरेशन असफल रहा। दुश्मन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। इसी दौरान पास में एक ड्रोन रूसी गतिविधि पकड़ता है। वे इन पाइपलाइनों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहां वे सुरक्षित हैं, यही उनका आश्रय है। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन आसमान में दिखाई देते हैं, जबकि रूसी दशकों पुरानी रणनीति दोहरा रहे हैं। यूक्रेनियों की रचनात्मकता देखिए। हम देखते हैं कि पहला ड्रोन पाइपलाइन के पास आ रहा है। ड्रोन धीरे धीरे बिना किसी अनावश्यक हरकत के अंदर उड़ता है। पायलट आगे एक रक्षात्मक संरचना देखता है। इसे नष्ट करना होगा। मिशन पूरा हुआ। तुरंत अगला ड्रोन अंदर उड़ता है। वह अपने रास्ते में बाधा पाता है। हम ड्रोन को रूसी ठिकानों के करीब उड़ते देखते हैं और फिर रास्ता फिर से साफ हो जाता है। तीसरा ड्रोन अंदर उड़ता है और आसानी से उन जगहों से गुजर जाता है जहां पहले रक्षा तैनात थी और अंतिम हमला करता है। मिशन पूरा हुआ। यूक्रेनी पायलटों की बिल्कुल अद्भुत क्षमता। सोचिए जरा, 2 साल पहले तक किसी भी सैन्य मैनुअल में ऐसा कुछ नहीं था। यह है आधुनिक युग का सैनिक। इसमें पायलटिंग की तकनीकी क्षमता है जो रियल टाइम में सामरिक रचनात्मकता के साथ मिलती है। दुश्मन अभी भी पाइपलाइनों में हैं और पीछे हटने को रोकने के लिए ड्रोन उनके वाहनों को नष्ट कर देते हैं। हर ड्रोन आसानी से अपना काम पूरा करता है। एक हमला वाहनों को आग लगाने के लिए काफी है। हमले के बाद हमला वे राख में बदल गए। अब हम पोक्रोव्स्क क्षेत्र में वापस चलते हैं। यूक्रेनी तोपखाने ने रूसी टैंकों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। गोले पास गिर रहे हैं, फिर भी काफिला आगे बढ़ रहा है। फिर एक ड्रोन पहला हमला करता है। टैंक सीधे एक गोले के गड्ढे की ओर बढ़ जाता है। वह बाकी काफिले को रोकता है। जब वह भारी तोपखाने की गोलाबारी में होता है, सैनिक बेकार हो चुके कवच को छोड़ देते हैं। तोपखाना लक्ष्यों पर लगातार हमला कर उन्हें नष्ट या निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन हमला असफल रहा। जिस टैंक ने यह किया उसे ड्रोन ने नष्ट कर दिया। एक सटीक हमले से उसमें आग लग जाती है। लक्ष्य धीरे धीरे जलकर कबाड़ में बदल जाता है। 2 एपीसी शहर के और करीब बढ़ती हैं। वे सड़क पर चल रही हैं, लेकिन एक खतरनाक मोड़ से पहले एक खेत में घुस जाती हैं। तोपखाना हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। एक एपीसी पूरी रफ्तार से हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उन्हें निशाना बनाना बेहद मुश्किल होगा। एक यूक्रेनी ड्रोन रोकने के लिए उड़ान भरता है। सिर्फ एक सटीक हमला दुश्मन को रोकने के लिए काफी था। पैदल सेना बिखरती है। ड्रोन विस्फोटक गिराते हैं। सैनिक उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एपीसी एक बारूदी सुरंग से टकराता है। हमला पूरी तरह से विफल हो गया। अब देखते हैं कि कुप्यांस्क क्षेत्र में क्या हुआ। रूसी वहां हैं,
हमला करने के लिए तैयार हैं। एपीसी एक अजीब फैसला लेते हैं। वे एक खेत पार करने का फैसला करते हैं। अपनी पोजीशन की ओर जाते हुए एक टारगेट यूक्रेनी बारूदी सुरंग से टकरा जाता है। एपीसी खेत के बीच में रुक जाती है, लेकिन यह अंत नहीं है। यूक्रेनी सैनिक क्लस्टर गोला बारूद का उपयोग करते हैं। एक एपीसी मदद को आती है और फिर एक ड्रोन उसे बिल्कुल निशाने पर मारता है। रूसी सैनिक नष्ट हुई एपीसी तक जाते हैं, लेकिन तुरंत पीछे हट जाते हैं। दूसरा ड्रोन उसका पीछा करना शुरू करता है और हमला करता है। तीसरा ड्रोन आखिरकार निर्णायक वार करता है। एपीसी अब लड़ाई से बाहर है। यह हमला कम से कम अजीब था। अब इस टैंक को देखिए। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह ठीक सड़क के बीचों बीच रुक गया। ड्रोन उड़ान भरते हैं। पहला हमला। यह रूसी टैंक के लिए एक भयानक स्थिति है। वह अभी भी रुका हुआ है, निष्क्रिय है। शायद उसके इंजन में समस्या है। फिर एक और हमला। ऐसा लगता है कि टैंक अपने तोप से पास आते ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह काम नहीं करता। टैंक हर संभव कोशिश करता है, धुआं छोड़ता है, पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार है। वे मदद बुलाने का फैसला करते हैं। तभी एक और टैंक आ जाता है। यूक्रेनियन लोग इसके लिए तैयार थे और उन्होंने एक ड्रोन बनाया था। जब पैदल सेना एक टैंक से दूसरे टैंक की ओर बढ़ती है, ड्रोन उनके पास आकर उनका पीछा करता है। सिर्फ एक सटीक हमला लक्ष्य को रोकने के लिए काफी था। सैनिक नष्ट किए गए वाहन को छोड़ देते हैं और सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। एक सच्ची नाकामी। अब ये तस्वीरें जो आप देखने वाले हैं, शायद सबसे चौंकाने वाली होंगी। यहाँ ये रूसी एपीसी पेड़ों की लाइन की ओर जा रही है। हम देख सकते हैं कि 2 एपीसी और एक टैंक जो बारूदी सुरंगों से नष्ट हो चुके हैं, पहले से वहां मौजूद हैं। और यहाँ इस रूसी सैनिक ने एपीसी के लिए एक रास्ता बनाया है, सुरक्षित के रूप में चिन्हित किया है। फिर वह आत्मविश्वास के साथ इस रास्ते पर चलती है। उन्हें पता नहीं था कि वहां एक बारूदी सुरंग थी। फिर से देखें, यह है। धुआं छंट जाता है। पैदल सेना तेजी से पेड़ों की लाइन की ओर दौड़ती है। यह पूरी तरह से असफलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेपर्ड ने सिर्फ अपनी तकनीक से दिखा दिया कि बॉस कौन है। यह एक अलग सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन और संसाधनों को बचाना, जबकि विरोधी उन्हें फेंकने लायक समझता है। इस युद्ध में वही जीतता है जो सबसे जल्दी खुद को ढाल लेता है। और यूक्रेनियन लड़ते हुए आधुनिक युद्ध का मैन्युअल लिख रहे हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इन वीडियो में जो हमने अभी दिखाए, उनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको वीडियो का नया फॉर्मेट पसंद आया, जिसमें फ्रंट लाइन की हकीकत दिखाई गई। अगर यह कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सैन्य संघर्षों पर और विश्लेषण मिल सके। फिर मिलेंगे।